नमस्कार बच्चों, मैं उमा शंकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी हम लोग CUT 2024 का जो PYQ हुआ था उसका अध्ययन कर रहे हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट का। और 2025 का PYQ हम लोग इससे पहले कर चुके हैं। और 2024 में भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आइए देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। और जो अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन को डिस्कस किया है उसमें हम लोगों ने देखा है कि एग्जामिनर का फोकस जो है मैचिंग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं कि एक तरफ एक स्टेटमेंट दी है और दूसरी तरफ दूसरी स्टेटमेंट दी हुई है, उससे रिलेटेड है। और या तो इसके सामने का ही ऑप्शन सही है या तो आगे पीछे करके है, और उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं जिसको हमें मैच करना होता है। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ ही टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर दो सूचियाँ बनाई गई हैं। एक सूची में कुछ शब्द लिखे गए हैं और दूसरी सूची में कुछ शब्द लिखे गए हैं। और देख लेते हैं एग्जामिनर क्या जानना चाहता है आपसे। सूची 1 में 4 पॉइंट दिए गए हैं। इसमें से 3 स्थान के नाम हैं, एक कोई रचना है उसका नाम है। तो आइए देख लेते हैं। ए पर है पाटलिपुत्र, बी पर है राजगाह, सी पर है कलिंग और डी पर है अर्थशास्त्र। और इससे संबंधित कुछ पॉइंट जो है आगे दिए गए हैं। 1 नंबर पर है राजगीर, बिहार का प्राकृत नाम। दूसरे नंबर पर है वर्तमान तटीय ओडिशा और तीसरे नंबर पर है कलिंग पटना, वर्तमान पटना, और चौथे नंबर पर है कौटिल्य। तो इन चारों का जो है चारों से कोई ना कोई संबंध है, या तो ये सामने सामने भी हो सकते हैं या तो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि कौन जो पॉइंट आपको ज़्यादा लग रहा हो, ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, ज़्यादा आसान लग रहा हो, उसको सबसे पहले फॉलो करना है। और वैसे इस वाले टॉपिक में तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, चारों ही पॉइंट आसान है, वो आपको देखते ही आंसर आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले मैच कर लेते हैं। यहाँ चौथा जो कौटिल्य है, इन्होंने ही अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो डी का मैच उसके सामने कौटिल्य ही हो जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी और सी में है। और यहाँ फॉर ए और बी में है। और यहीं से आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी कि अब जो आपकी गलती करने के चांस है वो कम हो गए हैं, 50% कम हो गए हैं। तो दूसरा देख लेते हैं कलिंग। कलिंग जो है वर्तमान तटीय ओडिशा है। और हमें पता है ओडिशा में एक नदी है जिसको दया नदी कहते हैं, और जिसका उद्गम ओडिशा में ही होता है। और ओडिशा में ही वो ओडिशा के तट पर ही बंगाल की खाड़ी में वो नदी बहते हुए गिर जाती है और वहाँ पर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो दया नदी की विशेषता यह है कि उसी नदी के किनारे कलिंग शहर बसा हुआ है, जहाँ पर अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। और उस युद्ध में अशोक ने बहुत ज़्यादा नरसंहार किया था और उसका हृदय जो है परिवर्तित हो गया वहाँ के। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और कभी युद्ध ना लड़ने की कसम खाई थी। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है, एग्जामिनर ने बहुत ही सोच समझ कर आंसर दिया है कि अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी नॉलेज है इतिहास की तो आप लोग बड़े आराम से इसका आंसर लगा लोगे। तो सी का मैच जो है 2 के साथ हो रहा है। ए भी अभी बात बराबरी की चल रही है, ए और बी दोनों ही ऑप्शन आ रहे हैं बराबर। और देख लेते हैं पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र हमें पता है वर्तमान में जो पटना है, पटना को ही पाटलिपुत्र कहा जाता था पहले। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए का जो है 3, और यहाँ से हमारा आंसर सही निकल के आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। लेकिन अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग चारों ऑप्शन को मिलाते हुए चलेंगे। और यहाँ पर हम लोग चारों ही ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और राजगाह जो है, ये राजगीर बिहार का प्राकृत नाम है, यानी कि बिहार में जो राजगीर नामक स्थान है उसका प्राकृतिक नाम क्या है? राजगाह है। तो सही आंसर है आपका विकल्प संख्या ए। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में एग्जामिनर ने यहाँ पर 5 विकल्प दिया है और यहाँ पे पूछा है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, आप लोगों को इसमें से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है।
एग्जामिनर या तो सही है ये पूछना चाहता है या तो सही नहीं है ये पूछना चाहता है। कई बार आप लोगों को, अगर आप लोग इस बात पर ध्यान नहीं रखोगे कि एग्जामिनर वाकई में क्या नहीं लगा है क्वेश्चन में कि नहीं, अगर इस बात का ध्यान नहीं रखोगे तो क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर है सही उत्तर चुनना है, नहीं से कोई तात्पर्य नहीं है। तो जो 5 ऑप्शन है वो इस प्रकार से है। यहाँ पर एग्जामिनर महाभारत के बारे में कुछ पंक्तियाँ कहता है, कुछ 4-5 स्टेटमेंट है जो कि महाभारत के बारे में ही है। वह स्टेटमेंट नंबर ए है, महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। जो महाभारत है, महाभारत विश्व का के जो सबसे बड़े बड़े महाकाव्य हैं उनमें से एक है, और भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। ऑप्शन नंबर बी है, महाभारत के लेखक वाल्मीकि थे। ऑप्शन नंबर बी में एग्जामिनर कह रहा है कि जो महाभारत है जिसमें 1 लाख श्लोक है उसके राइटर जो है वाल्मीकि थे। आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, V.F. शुक्यांकर महाभारत की समालोचनात्मक यानी कि क्रिटिकल संस्करण से संबंधित है। कि V.F. ऑप्शन नंबर सी में एग्जामिनर कहना चाहता है कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है V.F. शुक्यांकर, ये आलोचना करते हैं महाभारत की, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में एग्जामिनर कह रहा है महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को पूरा होने में 47 साल लगे हैं। कि महाभारत की जो आलोचना की गई है इस संस्करण को पूरा करने में 47 वर्ष का समय लगा है। और ऑप्शन नंबर डी है ई, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 13,000 से अधिक पृष्ठों का है। कि महाभारत की जो समालोचना की गई है ये 13,000 के अधिक पृष्ठ का है, 13,000 के भी ज़्यादा पृष्ठ हैं इसमें। आइए देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। एक ऑप्शन आप लोगों को सीधे सीधे दिख रहा है कि महाभारत के रचयिता जो हैं वो वाल्मीकि नहीं है। अगर एग्जामिनर पूछता है तो इस तरीके से पूछता है कि एग्जामिनर के रचयिता कौन है, ठीक है, सॉरी महाभारत के रचयिता कौन है। वहाँ पर एक ऑप्शन रहता है वेद व्यास, तो महर्षि वेद व्यास आप लोग ऑप्शन लगा कर आ जाते हैं। और कई इतिहासकारों का ये भी मानना है, या अगर आप विकिपीडिया पे जाओगे तब भी ये न्यूज़ वहाँ पर निकल के आती है कि महाभारत जो है वेद व्यास ने पढ़कर सुनाया था, और उसको मतलब वो वेद व्यास अपने मुंह से बोलते गए, और गणेश जी स्वयं वहाँ पर बैठकर उनके पास में बैठकर अपने मोर के पंख से उन्होंने महाभारत को लिखा था, यानी कि लिपिबद्ध किया था। तो वाल्मीकि का कोई भी संबंध नहीं है महाभारत के, और वाल्मीकि का संबंध रामायण से है। वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की थी, जो कि विश्व का सबसे पहला महाकाव्य है। अगर महाभारत की बात करें तो विश्व के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक है, लेकिन अगर रामायण की बात करेंगे तो रामायण जो है विश्व का सबसे पहला महाकाव्य है जिसकी रचना वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की थी, ठीक है। तो आपका अगर हम बी को निकाल देते हैं इसमें से तो ए, सी, डी और ई ये वाले ऑप्शन सही हैं, और ये सारे ऑप्शन हमें ए, सी, डी और ई ऑप्शन नंबर सी में मिल रहे हैं। तो सही आंसर है आपका विकल्प संख्या सी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है विकल्प संख्या सी। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में एग्जामिनर क्या जानना चाहता है आप लोगों से। कुल, ये भी मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि एग्जामिनर जो है आपके क्वेश्चन का लेवल हाई रख रहा है कि आप लोगों को एक से ज़्यादा, यानी कि अगर मैचिंग टाइप के क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन एक साथ में आ जाते हैं। यानी कि अगर आप लोगों 4 क्वेश्चन के बराबर पढ़े हैं जब आप लोग एक क्वेश्चन को फॉलो कर पाते हैं। लेकिन इसके प्रॉफिट ये है कि कई बार हमें एक ही चीज़ समझ में आ रही है तो उसी से इसका आंसर निकल जाता है एक ही स्टेटमेंट के। आइए देख लेते हैं जो सूची नंबर 1 है, इसमें ए में है कुल, बी में है जाति, सी में है वंश और डी में है जन। तो सूची नंबर 2 में है रिश्तेदारों के बड़े समूह। सूची नंबर और पहला है रिश्तेदारों के बड़े समूह, दूसरा है परिवार, तीसरे पर है लोग और चौथे पर है वंशावली। तो आइए देख लेते हैं, इसमें जो सबसे आसान है वहाँ से हम लोग मैच करना चालू करेंगे। जन, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जन। डी का 3, डी का 3 कहाँ कहाँ पर है, तो डी का 3 केवल ऑप्शन नंबर सी में है, और बाकी के डी में 3, डी के साथ में 3 का मैच कहीं और नहीं हो रहा है। तो आपका आंसर तो केवल एक ही मैच करने से, एक ही पॉइंट को मैच करने से आ गया।
लेकिन हम लोग आगे का भी ऑप्शन देख लेते हैं क्या है कि ए का 2 है कुल। तो कुल को जो है परिवार कहते हैं, और जाति रिश्तेदारों का जो बड़ा समूह होता है उसको जाति कहते हैं। और हालांकि वर्तमान समय में जाति की परिभाषा कुछ अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है, यानी परिभाषा तो यही है, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ करके लोग अपने तरीके से पेश करते हैं। वंश, वंश से वंशावली है। और सी के चौथा मैच हो रहा है, सॉरी हाँ, सी के चौथा, बी के पहला और ए के दूसरा मैच हो रहा है। तो सही आंसर है आपका विकल्प संख्या सी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी मैच करने के लिए है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में एग्जामिनर क्या क्या दिया हुआ है। एक तरफ जो है 4 पॉइंट दिया है और दूसरी तरफ भी 4 पॉइंट दिया हुआ है एग्जामिनर ने। और ये है मेवे टाका तारा, विकल्प संख्या ए में है। और विकल्प संख्या 2 में है गर्म हवा। और विकल्प संख्या सी में है यहाँ के थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन मेरे पास कुछ नोट हैं तो मैं यहाँ के देख के बता दे रहा हूँ। और विकल्प संख्या सी क्वेश्चन नंबर 9 में, सी में है तमस और डी में है जिख लाहौर नहीं देखा वो जम्या ही नहीं, यानी कि कोई रचना है और कोई नाटक है जो सी नंबर पर है। और अगर इसे विकल्प संख्या सूची 2 में देखें तो एक तरफ गोविंद निहलानी है, ये पहले पे गोविंद निहलानी है, दूसरे पर हबीब तनवीर है, और तीसरे पर और थोड़ा सा कम हो रहा है दिख रहा है। तो मैं मेरे पास एक नोट है, मैं इसमें के बता दे रहा हूँ। ऋत्विक घटक हैं, 3 नंबर पे ऋत्विक घटक हैं, और चौथे नंबर पर हैं यम एक्स सत्यु। और एग्जामिनर इसको मैच करने के लिए बोल रहा है, तो आइए देख लेते हैं, मैच करवा देते हैं कि मेवे और मेवे ढाका तारा का जो संबंध है वो है इसके 3 से, कलिंग, इसका संबंध है ऋत्विक घटक से। और गर्म हवा का संबंध है EMF मैथ्यू के। तो 3 और 4 मैच हो रहे हैं। और नमक का संबंध है गोविंद निहलानी से। ये सारी जो है कोई ये सारी उपन्यास है, और इसके सामने इसके राइटर का नाम लिखा हुआ है। और जिम, ये इसका नाम थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, तो देख लेते हैं। जिख लाहौर नहीं देखा वो जम्या ही नहीं, तो इसके ये जो उपन्यास है ये हबीब तनवीर का है। तो साथियों इसमें थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं कि थोड़ा सा कम दिख रहा था, लेकिन आगे तो पूरा ठीक से दिख रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, इसको आप लोग देख लेना। जब PDF डालूंगा यहाँ पर ऐप में, तो आप लोग PDF से इसको साफ साफ देख सकेंगे। हो सकता है आपके उधर कैमरे में सही दिख रहा हो, यहाँ पर लेकिन सही से नहीं दिख रहा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से भिक्षुड़ी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछा गया है कि जो ये 4 नाम दिए गए हैं कि भिक्षुड़ी यानी कि बुद्ध के संघ में, जो बुद्ध के संघ में जो उसमें जेंट्स इन भर्ती होते थे, यानी कि एडमिट होते थे, जो उसका मेंबर बनते थे, उनको भिक्षु कहते थे। और महिला मेंबर को जो है भिक्षुड़ी कहते थे। तो एग्जामिनर यही पूछ रहा है कि सबसे पहली ऐसी कौन सी महिला है जो बुद्ध के संघ में भिक्षुड़ी बनी थी। तो नंबर 1 पर है हिमाला, नंबर 2 पर है कुरुनो प्रजापति, और तीसरे नंबर पर है महाप्रजापति गौतमी, चौथे नंबर पर है पुन्ना। तो इसका सही आंसर है महाप्रजापति गौतमी, जो कि बुद्ध की मौसी भी थी। और आनंद, इन्होंने ही इनका पालन पोषण भी किया था, महाप्रजापति गौतमी। और इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। आनंद के ही कहने पर बुद्ध ने इनको अपने संघ में प्रवेश दिया था। बुद्ध के ही कहने पर, सॉरी, आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने महाप्रजापति गौतमी को अपने संघ में प्रवेश दिया था, और वहीं से महिलाओं का प्रवेश संघ में जो है शामिल हो गया। बुद्ध अपना पार्टिकुलर उनका यह मानना था कि हम लोग जो है अपने संघ में महिलाओं को नहीं रखेंगे, लेकिन आनंद के कहने पर महिलाओं को रखा गया। और सबसे पहली महिला जो उनकी मौसी थी
और जो उन्होंने उनका पालन पोषण किया था महाप्रजापति गौतमी। तो बच्चों आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।